हेलो दोस्तों, फ्री एजुकेशन टीम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे केवीएस पेडागोजी के बारे में। केवीएस पेडागोजी को आज हम देखेंगे। देखिए साथियों, पेडागोजी का क्वेश्चन जो भी बनता है सभी का पीडीएफ हमारे पास बन चुका है और उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। रेगुलर वीडियो आपको मिलेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जा रहा है। और केवीएस पेडागोजी और हिंदी दोनों वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा। चलिए पहले हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए पेडागोजी का पहला जो चैप्टर बनता है, जहाँ से अभिवृद्धि और विकास से बनेगा। अभिवृद्धि मतलब वृद्धि सिर्फ हो सकता है और विकास का मतलब विकास। अब देखिए यहाँ पे पहले हम अभिवृद्धि और विकास को साथ में समझते चलेंगे, क्योंकि दोनों सिमिलर होते हैं। कुछ ना कुछ डिफरेंस है लेकिन सिमिलर होते हैं। आप इसी तरह से अंतर करके पढ़ लेंगे, आपको तैयार हो जाएगा। इसके बाद और भी आगे चैप्टर हैं, और जो कि एक बुक से नहीं कई बुक से ये सब मैटर मिले हैं। और उसके बाद कुछ तो हमारे सीनियर सर जो हैं जिनसे हम पढ़े हैं उनका भी मैटर इसमें आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। शरीर की संरचना एवं आकार बढ़ने को अभिवृद्धि कहते हैं। क्या हुआ? शरीर की जो संरचना है और आकार जो है, जैसे लंबाई, मोटाई, ये सभी अभिवृद्धि के अंतर्गत आते हैं। अब इसी में आगे हम विकास को भी देख लेते हैं। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहते हैं। इसका मतलब समझिए आप कि अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप जो हमारे अंदर परिवर्तन आता है, जैसे बोलने में, समझने में, किसी भी प्रकार की जो भी हमारे में परिवर्तन आएगा वह विकास के अंतर्गत होता है। चलिए देखते हैं वृद्धि के बारे में। फिर वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। बाह्य का मतलब एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल होगा। और उसके बाद विकास का स्वरूप आंतरिक व बाह्य दोनों होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, पहले क्या था? संरचना, आकार था, सिर्फ शारीरिक रूप से बढ़ रहा था वृद्धि में, और जो विकास होगा उसमें सभी कुछ शामिल हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसका सिर्फ एक्सटर्नल है वृद्धि, तो यहाँ पे विकास जो हो जाएगा वह आंतरिक और बाह्य दोनों होगा। इस प्रकार से तीसरा देखते हैं पॉइंट को हम। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे लंबाई का बढ़ना, मोटाई, ये सभी कुछ समय बाद रुक जाते हैं, लेकिन विकास जो होता है वह जीवन भर चलता रहता है। विकास जो होता है वह जीवन भर चलता रहता है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलता। वृद्धि जो होता है वह क्रम के अनुसार नहीं चलता, लेकिन विकास निश्चित क्रम से चलता है। ये सभी पॉइंट को आप नोट डाउन करते रहिएगा, और स्टार्टिंग में बता दे रहे हैं, अगर हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो। जैसे यहाँ पे देखिए, वृद्धि का जो क्रम के अनुसार नहीं चलता, इसका क्या तात्पर्य है? कभी हमारा लंबाई बढ़ता है तो कभी हमारा भार बढ़ता है, तो क्रम से नहीं चल रहा है। एक बार लंबाई कभी बढ़ जाता है तो कभी भार बढ़ने लगता है, क्रम से नहीं चल रहा है। अगला पॉइंट देखेंगे हम। वृद्धि परिमाणात्मक होता है, विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ध्यान देंगे। चलिए अगले पॉइंट को हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है? वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, जैसे मोटाई, लंबाई, ऊंचाई, मतलब जो भी है, वजन, वेट सब कुछ हो जाता है इसमें वृद्धि में। और उसके बाद विकास में क्या होता है? हम मापन, मतलब इसका जो मापन होता है हम सीधे नहीं कर सकते, सीधे इसका मापन हम नहीं कर सकते। जैसे किसी के गुण का मापन करना है तो उसको हम सीधा नहीं कर सकते कि कितने इनके अंदर गुण है, ये सब नहीं सीधे कर सकते। उसका सिर्फ हम एक आकलन कर सकते हैं, बस पूर्ण रूप से सीधा सीधा नहीं उसको माप सकते। चलिए अगले पॉइंट को हम देखते हैं। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। सही बात है, वृद्धि हो रहा है तो वहाँ पे फिक्स नहीं है कि विकास भी होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट, विकास वृद्धि के बिना भी हो सकता है। विकास जो है वृद्धि के बिना भी हो सकता है। यहाँ पे अगला देखेंगे, वृद्धि का संबंध संरचनात्मक पक्ष से होता है और विकास का संबंध कार्यात्मक पक्ष से होता है। अगला देख लेंगे, यह मनुष्य की व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया है
यहाँ पे देखेंगे विकास संपूर्ण संगठन पक्षों में परिवर्तन है, इसको समझिए। चलिए आगे हम कुछ पॉइंट विकास के बारे में अलग से लिखे हैं, उसको आप समझ लीजिए। विकास के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन मोटर स्किल से संचालित होते हैं, मतलब यहाँ पे शारीरिक कौशल हो जाएगा। मोटर स्किल्स मतलब जो भी होता है शारीरिक कौशल द्वारा होता है। उसके बाद देखेंगे विकास में संवर्धन एवं ह्रास दोनों होता है। संवर्धन मतलब लाभ और ह्रास मतलब हानि, दोनों होता है, दोनों सम्मिलित रहता है। विकास संचयी होता है, विकास एकीकृत होता है, विकास के अपने खतरे हैं, यह लचीला व संशोधन योग्य होता है, यह ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। चलिए इतने पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से देखिए, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम इसके और भी टॉपिक के ऊपर। देखिए यहाँ से समझिए, अब यहाँ पे समझेंगे आप अच्छे से। देखिए बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, पहले पॉइंट को आप समझेंगे। समान प्रतिमान का सिद्धांत, देखिए समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। जैसे व्यक्ति है तो वह व्यक्ति के ही जाति का अनुसरण करेगा, यदि गाय है तो वह गाय की ही जाति का अनुसरण करेगा। इसी प्रकार सभी जो प्रत्येक जाति के जीव हैं वो अपने जाति के अनुरूप ही उसका अनुसरण करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखिए यहाँ से। दूसरा क्या कहता है, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। अब इसको समझिएगा, यहाँ पे देखिए पहला क्या दिया है, मस्काधोमुखी। मस्काधोमुखी क्या होता है, इसको बोलते हैं सिर से पैर की ओर भी इसको इसी को बोलते हैं, सिर से पैर की ओर। तो मतलब पहले सिर का विकास होगा बच्चे का, फिर उसके बाद धीरे धीरे पैर की ओर बढ़ता जाएगा, फिर पैर का विकास होगा, इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए क्या है, दूरभिमुखी, क्या है, दूरभिमुख। इसको क्या समझेंगे, इसको बोलते हैं केंद्र से बाह्य की ओर। क्या होगा, केंद्र से बाह्य की ओर, मतलब इसको देखिए यहाँ पे देखिए मध्य से बाहर की ओर की बात किया है, केंद्र से बाहर की ओर। मतलब पहले बच्चे का पेट बढ़ेगा, पेट का विकास होगा कुछ, उसके बाद फिर उसके पैर का विकास होगा, उसके हाथ का विकास होगा, इस प्रकार से होता है। चलिए अगले पॉइंट को हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इसके बारे में हम समझते हैं। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। ध्यान देंगे, हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलेगा, मतलब सरल से कठिन की ओर। इसका मतलब समझिए सरल से कठिन की ओर होगा, सरल से कठिन की ओर। जैसे बच्चा पहले बैठना सीखता है, मतलब उठना सीखेगा, फिर उसके बाद बैठना सीखेगा, फिर धीरे धीरे चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। अब देखिए सरल से कठिन की ओर चल रहा है वो धीरे धीरे। इस प्रकार देखिए यहाँ पे बच्चा लेटा है, फिर बैठना सीख रहा है, यहाँ पे उठ रहा है, कोशिश कर रहा है, यहाँ पे बैठना सीख गया, यहाँ पे खड़ा होना सीख गया, फिर यहाँ पे देखिए धीरे धीरे चलना सीख गया, यहाँ पे दौड़ना सीख गया। इसी प्रकार से बच्चे सीखते हैं। इसी को बोलते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत की ओर। चलिए अगले पॉइंट को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत मतलब जो भी है इसमें लगातार निरंतर रूप से चलता रहेगा, मतलब कंटिन्यूसली इसमें बना रहेगा, उसमें विकास होता रहेगा। चलिए अगले पॉइंट को हम देख लेते हैं, अनिरंतरता का सिद्धांत। विकास के प्रोसेस के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, वही विकास का अनिरंतरता सिद्धांत कहलाता है। समझिए इसको। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे हमें क्या है। अगला पॉइंट है पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत
विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ध्यान देंगे, विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। ये ध्यान देंगे, विकास की दर सभी बच्चों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, इसीलिए बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्ति भिन्नता। मतलब हर एक व्यक्ति में विकास की दर हो, सोचने समझने का दर हो, कुछ ना कुछ भिन्न होगा, सभी का समान रूप से नहीं होगा। चलिए आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। इसके बाद देखिए वर्तुलाकार बनाम रेखी प्रगति का सिद्धांत। वर्तुलाकार बनाम रेखी का मतलब होता है कभी कभी विकास इस प्रकार से चलता है, चलेगा रुकेगा, चलेगा रुकेगा, चलेगा रुकेगा, और रेखी गति से जो चलता है वो सीधा सीधा चलता जाएगा, इसी का सिद्धांत है ये। चलिए अगले पॉइंट को हम देख लेते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो वही बताए थे इंडिविजुअल डिफरेंस। बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है, किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है, मतलब सभी में एक समान नहीं होती है, किसी में तेज होगा तो किसी में कम होगा। चलिए अगले पॉइंट को हम देखते हैं, एक एक पॉइंट को आप समझते चलिएगा, लिखते चलिएगा, नोट डाउन करिए, उसके बाद समझते हैं। अब व्यक्तिगत भिन्नता में देखेंगे क्या होता है, हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट सभी अलग होते हैं। मतलब कि व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है सबका एक समान नहीं होता है, उसमें इंटेलिजेंस जो होता है, मोटिवेशन जो होता है, इंटरेस्ट जो होता है, सब अलग अलग होता है। अगले पॉइंट को हम समझते हैं, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, इसमें सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती हैं। उसके बाद अगले पॉइंट को देखिए, बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्परता पर डिपेंड करता है, इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। चलिए अगले पॉइंट को हम देखते हैं, इसके बाद परिपक्वता के बारे में हम समझ लेते हैं। परिपक्वता हमारा क्या कहता है, यहाँ पे देखिए, आनुवंशिक विन्यास, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस मैचुरेशन कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है। क्या होता है, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस मैचुरेशन कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है। उसके बाद देखिए अगले पॉइंट को हम समझेंगे, यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, बताया ना, यह जो होता है आनुवंशिकता से रिलेटेड होता है। चलिए अगला देखते हैं, बड़े होने पर परिपक्वता आती रहती है, परिपक्वता मैच्योरिटी जो होती है, परिपक्वता आती रहती है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं, मैच्योरेशन एक विकासात्मक प्रक्रिया है जो एक ऑर्डर में चलती है, जो एक ऑर्डर के रूप में चलती है। देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट का फार्मूला जो बनता है, मैच्योरेशन इक्वल टू मैच्योरेशन गुणे लर्निंग, यही दोनों बनेगा। यहाँ पे क्या हो गया, परिपक्वता गुणे अधिगम, परिपक्वता गुणे अधिगम, इसका फार्मूला बनता है। चलिए आगे हम देखते हैं, बाल विकास की अवस्थाएं। अवस्थाएं, इसको आप बहुत पहले भी बीटीसी किए होंगे, उसमें पढ़े होंगे, बीएड किए होंगे, उसमें पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम एक रूप में इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पे देखिए, प्रसव पूर्ण। प्रसव पूर्ण क्या होता है, 9 माह या 280 दिन, मतलब कि बच्चे को जन्म लेने से पहले की अवस्था को प्रसव पूर्ण अवस्था बोलते हैं। जन्म लेने से पहले की अवस्था को प्रसव पूर्ण अवस्था हम बोलेंगे। अगले पॉइंट को देखिए, यहाँ पे यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है, वही बताएं, गर्भाधान से ही शुरू हो जाती है, प्रसव पूर्ण अवस्था होती है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद जन्म के बाद की अवस्था देखिए, शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक शैशवावस्था कहलाती है, इसको बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज। उसके बाद देखिए इसका, इस अवस्था में शिशु
पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। बच्चा है, जन्म से 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो वह तो माता पिता पर ही निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, मूल प्रवृत्तियों पर ही उसका व्यवहार आधारित होता है। अगला पॉइंट देखेंगे हम, तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था। मतलब कि इसमें जो होता है शारीरिक विकास तीव्र गति से होगा, मानसिक विकास तीव्र गति से होगा, और इसी को अधिगम की अवस्था बोलते हैं, लर्निंग स्टेज इसी को बोलते हैं। इसलिए बच्चा बहुत तेजी से सीखता है। इसमें जो होता है, इस अवस्था में बच्चे में नैतिकता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता है, मॉरलिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि बच्चा है, छोटा है, उसको नैतिकता के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। चलिए अगले पॉइंट को हम देखते हैं। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे पॉइंट क्या कहता है, इसको देखते हैं। पूर्व बाल्यावस्था के बारे में अब 2 पॉइंट आप पढ़ चुके हैं, शैशवावस्था और कौन सा पढ़े हैं, शैशवावस्था पढ़ चुके हैं और प्रसव पूर्णावस्था पढ़ चुके हैं। अब चलिए यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था के बारे में पढ़ते हैं। अब पूर्व बाल्यावस्था क्या है, 2 वर्ष से 6 वर्ष के बीच को पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्कूल के पहले की अवस्था, प्री स्कूल स्टेज। उसके बाद इसमें जो होती है जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है बच्चों में बहुत ज़्यादा। इमिटेशन एज हो इसको बोलते हैं, टॉय एज खिलौने की एज बोलते हैं इसको। उसके बाद इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता, प्रतीकात्मक खेल वाले गेम में एक्टिव रूप से भाग लेता है। भाषा अर्जन जिसको बोलते हैं, भाषा अर्जन के लिए मतलब ये जो होता है यहाँ पे भाषा अर्जन बहुत तेज करता है इस अवस्था में बच्चा। और उसके बाद संवेदनशील चरण होता है। उसके बाद समस्या समाधान की बात है इसी में। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, इस आयु में बच्चा लाक्षणिक कार्य प्रदर्शित करता है, जिसका अर्थ है प्रतीकों को समझकर कार्य करने की क्षमता। इसको समझेंगे, प्रतीकों को समझकर कार्य करने की क्षमता होती है बच्चों में इस एज में। उसके बाद आगे हम देखेंगे, यहाँ पे क्या कहता है, इस अवस्था में बच्चा कुछ हद तक व्याकरण के नियमों का प्रयोग करके अपने आप वाक्यों का विकास करना शुरू कर देता है। ध्यान देंगे, इस अवस्था में बच्चा कुछ हद तक व्याकरण के नियमों का प्रयोग करके अपने आप वाक्यों का विकास करना शुरू कर देता है। चलिए अगले पॉइंट को हम देखते हैं, समझते चलिएगा इसको। वे 1 या 2 करीबी दोस्तों से चिपके रहते हैं और समान लिंग वाले बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। यहाँ पे देखिए, समान लिंग वाले बच्चों के साथ, अगर लड़का है तो लड़कों के साथ खेलेगा, लड़की है तो लड़कियों के साथ खेलेगी। तो इस प्रकार से ये लोग रहते हैं। उसके बाद चलिए हम आगे देखते हैं पॉइंट को। आगे पॉइंट हमारा क्या कहता है, यहाँ पे देखिए, गत्यात्मक समन्वय के सुधार होता है। इस कारण से पेड़ पर चढ़ने, कूदने, लांघने जैसी खेलों की ओर रुचि बढ़ती है। उसका देखिए अगले पॉइंट को, यहाँ पे उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। वे आसपास के लोगों के बारे में धारणा बनाने में सक्षम होते हैं। मतलब उनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है उसका विकास भी होता है, और जो आसपास के लोग हैं उनके बारे में उनकी जो धारणा होती है वो बनाने में वो सक्षम हो जाते हैं। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला है मध्य बाल्यावस्था के बारे में। अभी हम 2 से 6 वर्ष के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हम देखेंगे चौथा पॉइंट, मध्य बाल्यावस्था, 6 से 11 वर्ष के एज को। इसी को बोलते हैं बाल्यावस्था, भी इसी को बोलेंगे बाल्यावस्था। इसको बोलते हैं डर्टी स्टेज, डर्टी मतलब गंदी अवस्था। उसके बाद खेलों की अवस्था यही होती है बच्चों में, और संग्रहण की अवस्था, इसमें स्टोरेज की मतलब जो भी होती है स्टोरेज की प्रवृत्ति, किसी भी चीज को कलेक्ट करके रखते रहते हैं अपने पास। उसके बाद देखिए आत्मनिर्भरता व परिपक्वता का भाव होता है। यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे आत्मनिर्भर बच्चा होना शुरू हो जाता है, करने लगता है अपने आप को। उसके बाद देखिए आगे देखेंगे, इसे टोली या समूह की अवस्था कहा जाता है। गैंग एज इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग एज, गैंग एज इसी को बोलते हैं। इसमें बच्चा
समूह बना लेगा, टोली बना लेगा, किसी समूह का सदस्य बन जाता है, सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करने लगता है। अगला देखेंगे, इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था को ही जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। उसके बाद चलिए अगले पॉइंट देखिए, इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है। क्या करता है? लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है बच्चा। उसके बाद चलिए आगे हम देखते हैं। आज का टॉपिक यहीं पर हम समाप्त करते हैं साथियों, क्योंकि हमें जहाँ तक पढ़ना था वहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद की अवस्था जो होती है बाल्यावस्था रहेगी। इसके बाद जो रहता है बाल्यावस्था रहता है, मतलब बाल्यावस्था तो हो गया, इसके बाद किशोरावस्था है। तो किशोरावस्था के बारे में आज ही बता दें आप लोगों को। चलिए किशोरावस्था के बारे में हम इसी वीडियो में उसको भी कवर कर लेते हैं, लेकिन किशोरावस्था थोड़ा लंबा टॉपिक है, जाने दीजिए, उसको अगले वीडियो में हम कवर करेंगे साथियों। आज का सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों। कल हम फिर से किशोरावस्था के बारे में मिलेंगे। किशोरावस्था का टॉपिक जो है कल स्टार्ट होगा हमारा, क्योंकि किशोरावस्था सबसे लंबा टॉपिक है और यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।